हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपनी बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, और हाँ, सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर कह लो, हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं बायोटेक में अपने। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? एक स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल आप उसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो पता होगा ना वेक्टर का काम क्या होता है? किसी भी चीज को कैरी करना। ओके, इस तरीके से समझो आप। आपका एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है या स्मॉल डीएनए है। उसका काम क्या है? ट्रांसफर करना। किस चीज को ट्रांसफर करेगा वो? फॉरेन आपका कोई जेनेटिक मटेरियल उसको मिल चुका है, उस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा किसी भी होस्ट सेल में। ठीक है, होस्ट सेल या होस्ट सेल बॉडी में उसको ट्रांसफर कर देता है। क्लोनिंग वेक्टर हमारा एक स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल बोल दो, या आप एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल बोल दो, जिसको यूज किया जाता है। मतलब डीएनए वो है, ऐसा समझो आपकी वो नहीं होता लाइक कैरी करने के लिए कोई मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, जैसे गाड़ी है उसको ट्रैवल करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल को यूज करके हम किसी भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को किसी भी होस्ट मटेरियल में, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्या करता है? इसका काम है कि एज अ कैरियर की तरह काम करता है। हमारे जो लाइक डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको यूज़ करके हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहाँ? होस्ट बॉडी में या होस्ट सेल में। क्या कर सकते हैं? अलाउइंग इट टू बी रेप्लिकेटेड एंड एक्सप्रेस्ड। तो ये क्लोनिंग वेक्टर से आप याद रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अगर आपका कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है, व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि जिसकी वजह से वो हेल्प करेगा वेक्टर को इंडिपेंडेंटली होस्ट की बॉडी में रेप्लिकेट करने के लिए। इजीली क्या हो जाए? वो रेप्लिकेट हो जाए होस्ट सेल की बॉडी में। सिलेक्टेबल मार्कर रहता है, एक ऐसा जीन जिसकी वजह से आइडेंटिफाई हो सके कि सेल के अंदर हमारा वेक्टर है। ठीक है, अब हमारा डीएनए गया है, जो वेक्टर हमने कैरी करके भेजा था डीएनए, उसको फाइंड आउट करना है, तो सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, जिसमें एक तरीके से बहुत सारे लाइक आप ऐसा समझिए जो रिकॉग्निशन साइट्स रहती हैं, जिससे पता चल सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लाइक एंजाइम है और क्या फैसिलिटेट करेंगे? जीन इंसर्शन। वहाँ जाके जीन इंसर्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, तो उनका रिकॉग्निशन होना ज़रूरी है। स्मॉल साइज है, तो जितना स्मॉलर वेक्टर है उतना ईजी होता है उसको मैनिपुलेट करना। ठीक है, उसको इजीली समझा के, बिठा के, उसको पढ़ा लिखा के, ब्रेन वॉश करके हम कह सकते हैं भाई तू कैरियर बन गया है, अब जाके ये काम कर गया। तो स्मॉल साइज होगा तो उसको ईजी हो जाता है क्या करना? मैनिपुलेट करना। अब हाई कॉपी नंबर है, वो मेक श्योर करता है कि लार्ज प्रोडक्शन हो सके। किसकी वजह से? लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का लार्ज प्रोडक्शन हो सके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो हमें क्या करना है? उसको प्रोड्यूस करना है ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में। तो ये हमें हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, वो हमारे आइडियल क्लोनिंग वेक्टर से पता चल सकता है। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, कितने टाइप्स के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं? 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, ये याद रखना कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के हैं, जिसमें आपका प्लाज्मिड आ जाता है, बैक्टीरियोफेजेस है, कॉस्मिड, बीएसी है, वाईएसी है। तो प्लाज्मिड में क्या होता है? ये हमारा स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके PBr322 PUC19, तो ये प्लाज्मिड है। बैक्टीरियोफेजेस हैं जो फेज वेक्टर्स कहलाते हैं, वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस भी जाके इन्फेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया को, तो ऐसे समझिए बैक्टीरिया फेजेस बोल दो या फेज वेक्टर बोल दो। फॉर एग्जाम्पल आपका लैम्डा फेज। करेक्ट। अब कॉस्मिड है, कॉस्मिड में प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के डीएनए का हाइब्रिड है। ऐसा समझिए किस किस का हाइब्रिड है कॉस्मिड? एक तो प्लाज्मिड का हाइब्रिड है
बैक्टीरियोफेज लैम्डा डीएनए जो है उसका हाइब्रिड है, और एक हमारा बहुत लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट लेकर जाएगा, कौन, कॉस्मेट लेकर जाता है। फिर आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आ जाएगा, देन आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आएगा। तो इसमें हम क्लोनिंग यूज करके एक बहुत बड़ा लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को यूज करते हैं। इसमें क्लोनिंग करेंगे किसके बेसिस पर, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स के। तो बस क्या चेंज हो गया है, ईस्ट है, यहाँ बैक्टीरिया है, करेक्ट। तो ये सारे टाइप्स ऑफ हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देखे थे PBR322, वन वाइडली यूज्ड प्लाज्मिक वेक्टर, फर्स्ट वाइडली यूज, सबसे पहला जो सबसे ज्यादा यूज किया गया था वेक्टर वो था PBR322 प्लाज्मिक वेक्टर था, जिसमें क्या था, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थे। क्या थे, सारे आपके एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स थे। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है इस चीज को याद रखना। PUC19 एक हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड था, जो आपके किसके साथ था, LAC-Z के साथ था, मार्कर था जहाँ पे ये पता चलता था ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर ये क्लोनिंग वेक्टर को यूज किया जाता था। अब लैम्डा फेज जो है उसमें हमारा लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट रहता है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे प्लाज्मिड से तो, करेक्ट। ये तो हमारा हो गया। देन आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप ऐसा समझिए हमारा मॉलिक्यूलर सीजर है। अगर कभी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस याद आए या दिखे तो क्या समझो, ये हमारा सीजर की तरह काम करता है, मॉलिक्यूल सीजर। इसका काम है डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करना, ठीक है, जैसे काट देते हैं ना बीच में से। तो जैसे ये है आपका डीएनए का सीक्वेंस है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा तो क्या करेगा, इतना कट कर देगा भाई, इस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है। अब एंजाइम ये आपका नेचुरली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इसकी जरूरत नहीं होती। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हमारा बैक्टीरिया में रहेगा, वो क्या करता है, कोई भी फॉरेन डीएनए है उसके अगेंस्ट बचाता है, ठीक है। कैसे बचाता है, बाय कटिंग इट, उसको क्या करेगा, काट देगा बीच में से। बस इसका बचाने का तरीका ये है कि अच्छा ठीक है, एक ऐसा समझो, अच्छा ये चीज खराब हो गई, उतना उसका पार्ट काट दो। तो इस तरीके से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी फॉरेन डीएनए से। टाइप्स कितने हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टाइप 1 में क्या करता है, वो डीएनए को रैंडम लोकेशन से काट देता है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है बट रैंडमली किसी भी लोकेशन से कट कर देगा डीएनए को। वहां पे मोस्टली 100 ऑफ बेस पेयर रहते हैं रिकॉग्निशन साइट से दूर, वहां से काटता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट से ही काट देगा, नहीं। देन आपका यूजफुल होता है ये, अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग देखनी है, प्रिसाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग देखनी है, तो उसके लिए यूजफुल नहीं है। टाइप 1 कम यूजफुल है। अब टाइप 2 है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है हमारी लैब्स में। टाइप 2 उसको क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस या विद इन दैट रिकॉग्निशन साइट के पास से ही कट कर दिया जाता है, कट विद इन और एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। जो चीज याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि रिकॉग्निशन साइट से कौन सा कितनी दूर चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, प्रिडिक्टेबल और रिप्रोड्यूसिबल फ्रेगमेंट बनता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो या रिप्रोड्यूस हो जाए फ्रेगमेंट, वो करता है। अब रिकॉग्निशन साइट को क्या कहते हैं, एक तरीके से आर ऑफन पैलिंड्रोमिक, सेम सीक्वेंस रीड करेगा वो 5 से 3 तक का, बोथ ऑन बोथ स्ट्रैंड्स, तो यही रीड ऑन होता है। टाइप 3 है हमारा, वो क्या करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस रिकॉग्निशन साइट से छोटे से डिस्टेंस पे क्या करेगा, डीएनए को कट करता है। वहां पे अबाउट 20 to 30 बेस पेयर्स रहते हैं, बट ये लेस फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। रूटीन क्लोनिंग हो अगर कंपेयर करें टाइप 2 से, तो इस लेस फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ज्यादा नहीं यूज करते इसको। कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और उनकी रिकॉग्निशन साइट्स क्या हैं, जैसे आपका इकोराई है, तो इसमें क्या होगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा 5' एंड आपका GAATTC, ये पूरा एक सीक्वेंस है 3 तक, वो प्रोड्यूस करेगा एक स्टिकी एंड। फिर हिंड 3 वो रिकॉग्नाइज करेगा, देन प्रोड्यूस करेगा स्टिकी एंड। हेल जो है वो रिकॉग्नाइज करने के बाद ब्लंट एंड देगा, ये स्टिकी एंड दे रहे हैं, ये ब्लंट एंड दे रहा है, ठीक है। कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं हमारे और उनकी पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट्स क्या है।
अब टाइप्स ऑफ डीएनए एंड्स आफ्टर कटिंग, अगर कट कर दिया जाए उसके बाद क्या होता है, सबसे दो ही चीज रहती है, या तो ब्लंट एंड रह जाएगा आपका, या एक स्टिकी एंड रह जाएगा, या कोहेसिव एंड बोल दो। तो एंजाइम क्या करता है, दो डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है ऑफसेट पोजीशन पर, वहां पे क्या छोड़ देगा, ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंड रीजन को छोड़ देगा। वेट, जैसे आपका इस तरीके से था ना डीएनए, तो यहां से ऐसे लिया, उसने क्या करा, कट कर लिया, तो वो साइड तो अकेली रह गई ना, हैंग रह गई भैया, उसे छोड़ दिया तुमने हैंगिंग, तो ये रह जाएगा। और वो जो ओवर हैंग है वो बेस पेयर एनियल बोल दो, वो कॉम्प्लीमेंट ओवर हैंग कट हो जाएगा सेम एंजाइम से, समझे। एक हमारा, चलो ऐसे समझते हैं, जैसे हमारा 2 डीएनए स्ट्रैंड है किसी भी ऑफसेट पोजीशन पर, तो वो क्या करेगा, एंजाइम उसको जाके कट करेगा। अब एक साइड तो रह जाएगी ना, एक साइड तो सिंगल स्ट्रैंडेड रह जाएगा, वो ओवर हैंगिंग है। जो ओवर हैंग करेगा उसमें बेस पेयर रहेगा, किसके साथ, जो कॉम्प्लीमेंट्री आपका ओवर हैंग है जो कट किया गया था सेम एंजाइम से, वो वहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से स्टिकी एंड कहलाएगा, या कोहेसिव एंड बोल दो। ब्लंट एंड में क्या करता है, जैसे हमारा एंजाइम है वो क्या करता है, बोथ डीएनए स्ट्रैंड को सेम पोजीशन पर से कट करता है, और कोई वहां पे सिंगल स्ट्रैंड जो है वो ओवरहैंग नहीं होता, ये समझो। अब उसमें क्या करेगा, वो एक मोर स्टेबल डीएनए एंड बनाता है। ब्लंट एंड ना ज्यादा एक तरीके से स्टेबल है, ब्लंट एंड लाइगेशन कैन बी लेस एफिशिएंट कंपेयर टू स्टिकी एंड लाइगेशन। एफिशिएंसी की बात करें तो आप ब्लंट एंड आप ऐसे समझिए लेस एफिशिएंट है आपका, अगर आप कंपेयर करोगे इसको स्टिकी एंड से, करेक्ट। अब स्टिकी एंड है तो इसमें क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग करता है जो हेल्प करता है डीएनए लाइगेशन में, और ब्लंट एंड में कोई ओवरहैंग नहीं होता, तो ये लाइगेशन में लेस एफिशिएंट बन जाता है। देन आपका एंजाइम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जो बहुत ज़रूरी है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे और रिपेयर के टाइम पे। इसका काम है कि जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बॉन्ड है उसको कैटलाइज करना, ठीक है, और फिर किस में होगा, कहाँ से कैटलाइज होगा, दो एडजेसेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना उसके बीच में, फिर सील ऑफ कर देगा। देखो डीएनए का क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड, तो बना कैसे है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बॉन्ड है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है हमारी डीएनए की एक तरीके से। तो क्या करेगा, वो कैटलाइज कर देगा किसको, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बॉन्ड को न्यूक्लियोटाइड्स के एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, फिर वो सील करेगा, और सील करने के बाद अंदर लाइक ब्रेक इन कर जाएगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन में, जो डीएनए का शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है ना, वहां एंटर कर जाएगा हमारा डीएनए लाइगेज। मैकेनिज्म क्या है, वही कैटलाइज करेगा, फॉर्मेशन होगा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बॉन्ड का किसके बीच में, अपने। तो ये जो आपका कहाँ होगा, 3rd OH से 5th फॉस्फेट ग्रुप तक, तो यहाँ क्या होगा, एंड हो जाएगा हमारा डीएनए स्ट्रैंड। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, NAD+ की रिक्वायरमेंट है एज अ एनर्जी सोर्स भी चाहिए। स्पेसिफिसिटी की अगर बात करें, हाईली स्पेसिफिक है जब यहाँ पे जब ज्वाइन करेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड एक ब्रेक साइट पे, आपका कोई भी ब्रेक साइट है, ऐसे मान के चलो ये अगर ब्रेक साइट है तो आपका स्पेसिफिक ज्वाइनिंग होगी किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की। अब क्या होगा, आपका जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड्स हैं तो उसके बीच में एक डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में। यूज करोगे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स है, वहां पे हम डीएनए लाइगेज को यूज करते हैं। डीएनए क्लोनिंग जो है वो कंपैटिबल डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। यही डीएनए क्लोनिंग होती है कि कंपैटिबल जो है, अगर देखो लड़का लड़की कंपैटिबल होते हैं देन ओनली आगे बात बढ़ती है ना, तो ऐसे ही क्या होता है कि डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको कंपैटिबिलिटी के बेसिस पर ज्वाइन करके और एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म किया जाता है। अब डीएनए लाइगेज कहाँ यूज कर सकते हैं, जीन सिंथेसिस में, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है या डीएनए सीक्वेंसेस हैं, तो यहाँ पे हम डीएनए लाइगेज को यूज कर सकते हैं। कितने टाइप के डीएनए लाइगेज हैं आपका, देखो यूकैरियोटिक टाइप में डीएनए लाइगेज 1, डीएनए लाइगेज 3, डीएनए लाइगेज 4, ये यूकैरियोटिक टाइप में 3 टाइप की है। अब डीएनए लाइगेज पहला तो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है,
फिर डीएनए लाइगेज 3 डीएनए रिपेयर में एज अ फंक्शन करता है, और लाइगेज 4 है वो आपके डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर में इन्वॉल्व रहता ही रहता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए लाइगेज है, अब प्रोकैरियोटिक में क्या है, एक सिंगल टाइप है जो जिसका फंक्शन ना ऑलमोस्ट हमारे डीएनए लाइगेज 1 से सिमिलर है, एक जैसा है। जो हमारे यूकैरियोटिक में डीएनए लाइगेज 1 है ना, वही सेम यहाँ पे उसका फंक्शन देखने को मिलता है। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम क्या क्या और बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं इसको, या जीन क्लोनिंग भी बोल सकते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। किसको मैनिपुलेट और मॉडिफाई करोगे, डीएनए को करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बनाएंगे, एक डिफरेंट सोर्स होगा कोई भी, उसके थ्रू क्या करेंगे, हम डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। अब इसको अगर देखा जाए, कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, डीएनए को डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट मॉडिफाई करके उसको एक नया डीएनए मॉलिक्यूल में बना सकते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है इस टाइम पर। अगर देखोगे आप तो अगर आप पढ़ोगे ना आर्टिकल्स वगैरह तो पता चलेगा, जीन थेरेपी में, बायोटेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स में तो बहुत वाइडली यूज्ड है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले तो आपका जो डीएनए है ना, उसका आइसोलेशन किया जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कहीं से तो लिया जाएगा ना, उसको जिस भी सोर्स से आएगा उस सोर्स से क्या किया जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। फिर उसके बाद कटिंग डीएनए, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से स्पेसिफिक साइट से वहाँ से डीएनए कट किया जाएगा। देन आपका क्लोनिंग वेक्टर कैरी करेगा उसको फ्रॉम फॉरेन, क्या कैरी करेगा, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में कैरी करेगा। फिर वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिलेक्शन होगा, स्क्रीनिंग होगी, और फाइनल रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन वहाँ देखने को मिलेगा। अब जैसे आइसोलेशन है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में आपका डीएनए कहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट होगा, किसी भी सोर्स ऑर्गेनिज्म से। हम कोई भी एंजाइमेटिक डाइजेशन या कमर्शियल एक्सट्रैक्शन किट यूज़ कर सकते हैं जहाँ से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर कटिंग डीएनए है, कटिंग डीएनए में ये होता है कि आप पर्टिकुलर एंजाइम यूज़ कर सकते हो, एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट से क्या करेगा, उसको कट कर देगा, देन एक स्टिकी या ब्लंट एंड बनाएगा। एक हमने पहले भी पढ़ रखा है, क्या बनाते हैं, दो ही एंड होते हैं जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, तो दो एंड बनाते हैं, एक तो स्टिकी एंड बनाता है, एक ब्लंट एंड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रेगमेंट्स होंगे, फ्रेगमेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं डीएनए के दूसरे सोर्स से। ठीक है, अब क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में आपके प्लाज्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं, उनका काम है फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाना। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होगा, इंसर्ट होगा वेक्टर में, किससे, स्टिकी एंड्स के थ्रू। स्टिकी एंड्स को यूज करके क्या करेगा, वो इंसर्ट करेगा, देन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इंट्रोड्यूस होता है होस्ट सेल में, ये हमें पता चल गया। होस्ट सेल में पहुंचने के बाद किसके थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वहाँ रेप्लिकेशन होगा हमारे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का। फिर सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन किसका होगा, मार्कर्स का या एंटीबायोटिक जो हमारे रेजिस्टेंस जीन्स है ना उनका, वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में किसी भी होस्ट सेल को। अब उससे जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो क्या करेगा, वो सक्सेसफुली उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेगा। ये सिलेक्शन हो गया। स्क्रीनिंग के टाइम पर पता चलता है, जैसे हम पीसीआर या डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे या सदन ब्लोटिंग करते हैं, तो उस टाइम पर हमें पता चलता है, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमें चाहिए था रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो है या नहीं। ठीक है, स्क्रीनिंग हो गई। देन आपका फाइनली क्या आ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा ना आपको फाइनली यहाँ पे इस तरीके से। एग्जाम्पल में ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन देखा जाए तो सबसे पहले इंसुलिन के जीन को ना ह्यूमन डीएनए से आइसोलेट किया जाता है, पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट किया जाएगा, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी उठा लो, पर्टिकुलर इंसुलिन जीन को आइसोलेट करेंगे। देन जाके क्या होगा, वो
उसको यूज़ करेंगे, फिर उसको वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे। वेक्टर से क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट जो हमारा प्लाज्मिड है वो ई कोलाई में जाके इंट्रोड्यूस होगा। वो बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन बनाएगा जिसको हम प्यूरिफाई करके मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे या मेडिकल यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब एप्लीकेशन क्या होगा, आपकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी तो बोलते हैं, तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको मेडिसिन में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी भी प्रोडक्शन करना हो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है तो डायबिटीज़ ट्रीट करने में काम आ सकता है और उसको हम प्रोड्यूस करेंगे ई कोलाई यूज़ करके। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ डिसऑर्डर को ट्रीट करेगा। एरिथ्रोपोइटिन्स हैं जो जिसका काम क्या है, एरिथ्रोपोइटिन्स का आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ाना, और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो भी एनीमिक पेशेंट्स हैं या एनीमिया के ट्रीटमेंट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो गया। जीन थेरेपी हो गई, अगर कोई भी फंक्शनल जीन में कोई भी एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीट करना है तो वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा फंक्शनल जीन्स में। एग्जाम्पल है एक हमारा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। अब इसको ट्रीट किया गया था एक फंक्शनल एडीए जीन में इंसर्ट करके, ठीक है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट हुआ था। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं, जीन थेरेपी यूज़ करते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन, तो ये पर्टिकुलर वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जेनेटिक डायग्नोसिस, अब आपका जैसे पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका काम है डीएनए को एम्पलीफाई करना जिससे कि कोई भी डिजीज़ है, जेनेटिकली कोई भी डिजीज़ है तो उसको पता कर सके, डिटेक्ट कर सके। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है जिसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है, या पैटर्निटी टेस्ट होते हैं, पता वो होता है ना, डीएनए टेस्ट करा लो, तो वो ही जेनेटिक डायग्नोसिस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। अब इंजीनियर्ड एंटीबॉडीज़ आ गई हैं जिसको कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब रितुक्सीमैब है, वो लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पर। देन आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे जेनो ट्रांसप्लांटेशन है, तो उसमें क्या किया गया था, आपका पिग था, उसमें उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके डेवलप कर दिया गया था एक ह्यूमन ऑर्गन, मतलब लाइक ह्यूमन ऑर्गन के लिए उसको एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। शायद आपने सुना भी होगा, एक पिग एक्सपेरिमेंट भी हुआ था ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। इफ़ नहीं सुना देन सुनो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। पता अच्छा लगेगा आपको इसके बारे में पढ़ के कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं बाहर दुनिया में। एप्लीकेशन ऑफ आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। अब जब भी किसी इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन होना है तो वहाँ पे हम आरडीएनए टेक यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले इंटरफेरॉन जानते हैं, इंटरफेरॉन एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो, हमारे सेल्स हैं और सेल के जब सेल हैं बॉडी में कुछ तो रिस्पॉन्स करेंगे। इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हमारे सेल नेचुरली दो चीज़ें बनाते हैं, जैसे एंटीवायरल या आपके इम्यून मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन्स। तो उसका जो ग्रुप होता है, इन दोनों का जो एक तरीके से ग्रुप होता है, उसको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। या आप ऐसे समझिए, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ग्रुप होता है एंटीवायरल का, इम्यून मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन का, जो हमारे सेल नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं जब कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरॉन। भूलोगे नहीं ना, एंटीवायरल और इम्यून मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन्स आते हैं ग्रुप, जो उसको हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। अब हम इनको यूज़ करते हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, कैंसर या इम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हम इंटरफेरॉन्स को यूज़ करते हैं, करेक्ट। अब ये कुछ इस तरीके से हैं। अब इंटरफेरॉन्स में अल्फा, बीटा एंड गामा है, 3 टाइप्स के इंटरफेरॉन्स होते हैं जो डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। आपके इंटरफेरॉन्स अल्फा हैं जो ट्रीट करते हैं हेपेटाइटिस बी को, सी को और ल्यूकीमिया को, 3 चीज़ों का ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। इंटरफेरॉन्स जो आपके बीटा होते हैं वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। आपका इंटरफेरॉन गामा है जो बहुत ही क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटोस ये डिजीज़ होती है, कैंसर होता है ना, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी वाली सिचुएशन जब आती है तो इंटरफेरॉन गामा को यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन कैसे होता है, देखो प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन का सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ जीन,
कोई भी जीन एनकोडिंग ह्यूमन है उसका इंटरफेरॉन को आइसोलेट कर लिया जाए, आइसोलेट करने के बाद उसको क्लोन कर दिया जाए वेक्टर में जिससे कि एक्सप्रेस हो सके। तो जीन को हम किसी भी कैरियर में या वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, देन वो जाके होस्ट सेल में जाएगा। ठीक है, आपका होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस होगा, वो ई कोलाई हो सकता है या आपका कोई भी पर्टिकुलर लाइक चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल्स हैं, प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए आपको यूज करना है, तो आप उसमें डायरेक्टली उनको जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर थे ना उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सेम प्रोसेस है प्रोडक्शन का, कोई डिफरेंट नहीं है, रिकॉम्बिनेंट है। आइसोलेट करेंगे, वेक्टर के साथ क्लोनिंग करेंगे, उसको होस्ट सेल में जाएगा वेक्टर, वेक्टर जाने के बाद वहां से हम उसको प्यूरिफिकेशन करके एक तरीके से क्रोमैटोग्राफी के थ्रू हम प्योर फॉर्म में उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमें इंटरफेरॉन अलग करना है, उसको निकालना है और एग्जैक्ट अलग लेकर आना है प्योर फॉर्म में। मेडिकल एप्लीकेशन हमें पता है, पर्टिकुलरली हम हेपेटाइटिस बी के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कभी कभी बहुत सारे कैंसर्स हैं तो हम वहाँ इंटरफेरॉन्स का यूज़ करते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन, अब देखो अभी याद करके चलोगे कि या अभी समझ के चलोगे ना कॉन्सेप्ट की एग्जैक्टली इंटरफेरॉन्स होते क्या है, तो कल के दिन अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, कोई चलो मास्टर्स करने वाला है या फर्दर स्टडीज के लिए जाने वाला है, तो अभी से बेसिक अपना क्लियर करके चलो कि हाँ भाई इंटरफेरॉन्स होते क्या हैं, इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आती, IFN ये सब आता है। उस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे, तब पेपर पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, फिर वापस देखोगे अच्छा क्या पढ़ा था, इंटरफेरॉन्स होते क्या एग्जैक्टली। ठीक है, भूलना मत अगर अब पढ़ लिया है तो समझ में, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाओ, कॉन्सेप्ट भी नहीं बट कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हम सिर्फ लाइक डेफिनेशन की तरह पढ़ के रट के छोड़ देते हैं ना एग्जाम में लिख के आने के बाद, वो नहीं करना है। ठीक है, इसको पढ़ो, मार्क्स तो देखो, मार्क्स की अगर बात करें, सबसे पहली बात पास आप हो जाओगे, आप नोट से पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, पास आप हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे आराम से अगर आप प्रॉपरली डेली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी इज मस्ट, अगर नहीं है देन पास ही पास हो जाओगे। फिर तो आप ये नहीं कह सकते यार आपने तो बोला था 85% आ जाएंगे, क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे 85% रखे हुए हैं, शायद इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं आपके। और दूसरी चीज़ है, हमें मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, मार्क्स तो चलो एक सेकेंडरी थिंग होती है, हमें पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। मार्क्स इज़ नॉट एवरीथिंग, नॉलेज मैटर करती है। कल आप 4 लोगों के बीच में खड़े होके बोल भी तो पाओगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है ये काम और इसमें ये चीज़ है और उसका काम ये है, ऐसे भी तो बताना है, बस ये याद रखो। ठीक है, अब कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एग्जाम्पल, मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन एग्जाम्पल बताना है। जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन्स था रोफेरॉन ए, वो प्रोड्यूस किया गया था ई कोलाई को यूज़ करके। और क्या ट्रीटमेंट किया था उसके थ्रू? वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस है, HPV है और आपका कैंसर है, इम्यून डिसऑर्डर है, तो इंटरफेरॉन्स इनके पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए गए हैं। ठीक है, थ्योरीज में भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी में यूज़ भी किया गया है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुए हैं ये चीज़ें। ओके, प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी। व्हाट इज हेपेटाइटिस बी? एग्जैक्टली हेपेटाइटिस बी होता क्या है? अब टेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। तो इन्फ्लेमेशन कहाँ हुआ? आपके लिवर में जो हिपैटिक सेल्स हैं, तो कहाँ हुआ? आपके लिवर में। एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस करता है। वो हेपेटाइटिस बी वायरस जाके लिवर को अफेक्ट करता है। उस लिवर के अफेक्ट होने के बाद सिरोसिस या लिवर कैंसर हो सकता है, या तो आपका लिवर फेलियर में जा सकता है या लिवर डैमेज हो सकता है। लिवर कैंसर में तो ऑलरेडी वो बेचारा सफ़र ही कर रहा है, सिरोसिस का हम बता रहे हैं। तो हेपेटाइटिस बी आपको समझ आ गया। बेस्ट प्रिवेंशन मेथड ये होता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रिवेंट कर सको, वो है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन कैसे बनेगा? अब हम उसमें rDNA टैग को यूज़ करके कैसे उसको बना सकते हैं। सबसे पहले वैक्सीन जो यूज़ की गई थी उसमें हमारा इनएक्टिवेटेड वायरस था जिसको हमने एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से लिया था। आपका कोई भी पर्सन ऐसा था, सोचिए एज ए स्टोरी समझिए, एक पर्सन था ABCD, ये बी को मान लो, बी पर्सन था, उसको क्या था, वो इन्फेक्टेड था, उसके पास वायरस था।
अब उसके पास वायरस था। अब क्या किया गया कि उससे वायरस को निकाल के एज अ इनएक्टिवेट करके, मतलब वो वायरस एक्टिवेटेड नहीं था, पता चला वो खुद बीमार हो जाता, बट उसको इनएक्टिवेटेड वायरस को हमने वैक्सीन की तरह यूज़ किया गया एज अ सेफ्टी रिस्क की तरह। अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है वो ज़्यादा सेफ थी क्योंकि उसमें एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड सरफेस प्रोटीन था, किसका? हेपेटाइटिस बी वायरस का, नॉट द लाइव वायरस। उसमें जिंदा वायरस नहीं था, वो लाइव नहीं था, इनएक्टिवेटेड वायरस था। इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज़ करके उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, ऐसे इस तरीके से यूज़ किया था। अब स्टेप क्या थे, कैसे बनो, वही सेम स्टेप है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला इसमें। सबसे पहले तो जीन आइसोलेशन हुआ। सबसे पहले जो वो HBV था उसको सरफेस प्रोटीन, वो जीन लिया, उसको आइसोलेट किया, जिससे जो भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल था ना वहाँ से लिया था, उसको वैक्टर के साथ एज अ क्लोनिंग किया गया, क्लोनिंग इनटू अ वैक्टर। जीन को इंसर्ट कर दिया गया बैक्टीरियल ईस्ट में और ये एक्सप्रेशन वैक्टर में। अब वैक्टर ने क्या किया, उसको होस्ट सेल एक्सप्रेशन के थ्रू, मतलब उसमें इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ वेक्टर लेकर कहाँ जाएगा, होस्ट सेल के पास जाएगा। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया ई कोलाई या ईस्ट में, जिसकी वजह से एक सरफेस प्रोटीन बना। अब वो प्रोटीन को प्यूरिफाई किया गया, किसको यूज़ करके, क्रोमैटोग्राफी को यूज़ करके, जिससे कि हमारे पास एक प्योर फॉर्म में, हाईली प्योर फॉर्म में HBsAg आ सके। अब वैक्सीन प्रिपरेशन की गई। वैक्सीन प्रिपरेशन में क्या हुआ, इस पूरी प्यूरिफाइड जो हमारे पास HBsAg आया था उसको फॉर्मुलेट कर लिया गया वैक्सीन में। ठीक है, इस तरीके से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ। अब वैक्सीन वर्क कैसे करती है, आपकी जो वैक्सीन है उसमें HBsAg है, वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, कहता है कि भाई चल एंटीबॉडीज बना, क्योंकि हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस आ गया है। वो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करता है इम्यून सिस्टम को कि भाई जा जाके एंटीबॉडीज बना, वरना तो तू मर जाएगा। तो क्या करता है इम्यून सिस्टम, आपकी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट। और वो एंटीबॉडीज फ्यूचर में अगर होने वाला है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन एक बार लगाई एक ही बार में वो प्रिवेंट करेगा, नहीं, वो आपको प्रोटेक्ट करता रहता है फर्दर फ्यूचर में भी अगर चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के तो। देन आपका कमर्शियल प्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन थी तो वो थी रिकॉम्बीवैक्स HB। वो प्रोड्यूस की गई थी ईस्ट सेल को यूज़ करके, जिसमें सैक्रोमाइसिस सर्विसिया था। ये वैक्सीन हाईली इफेक्टिव थी, 95% प्रोटेक्शन देती थी जो ये वाली वैक्सीन थी रिकॉम्बीवैक्स HB, और इसको पूरा वर्ल्ड वाइड में यूज़ किया जाता है। किसको, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये, करेक्ट। अब प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक, अभी तो हमने बात की थी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। अब यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे हुआ rDNA टैग को यूज़ करके। इंसुलिन हमें पता है एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाता है, और पैनक्रियाज क्यों बनाता है इंसुलिन, वो इसलिए बनाता है जिससे कि ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट हो सके, एक बॉडी में आपका उसका रेगुलेशन चलता रहे। अब जब भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, जब भी इंसुलिन बॉडी में कम हो जाता है, या तो आप सोचो कम हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, या ओवर प्रोडक्शन होने लगा, नहीं मतलब लाइक है नहीं एक तरीके से इंसुलिन। अब इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा ब्लड में, वो क्या कॉज करेगा, डायबिटीज मेलाइटिस कॉज करेगा। अब उसके लिए हमें बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन या इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ेगा। आपने देखा है टाइप 1 जो पेशेंट होते हैं ना, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट, वो लोग ना इंजेक्शंस लेते हैं। अगर आपके कोई नोन में होगा, आपने देखा होगा, वो अपने टमी में ना क्या करते हैं, इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, ये तो देखा होगा ना। ओके, अगर नहीं देखा तो आई विल टेल कि हाँ ऐसा होता है। अब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, लाइक वाई यूज़ rDNA टेक फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। सबसे पहली चीज़, जब पहले इंसुलिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, एनिमल के पेनक्रियाज से। एनिमल्स में आपके क्या हो जाते थे, पिग्स, काउस, बट उनकी वजह से ना एक एलर्जिक रिएक्शन आने लगा था। आप खुद सोचो, अगर आप एनिमल के कुछ ले रहे हो तो कहीं ना कहीं बॉडी रिएक्ट ज़रूर करेगी उसके रिस्पॉन्स में। तो वही हुआ, पहले इंसुलिन उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया एनिमल पेनक्रियाज से, तो उसने क्या करा, एक एलर्जिक रिएक्शन दिया। अब rDNA टेक ने ये किया कि ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन करना शुरू किया।
कि हम ह्यूमन से ही इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव वे है कि हार्म भी नहीं होगा। तो इस वजह से ये इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए rDNA टेक को यूज़ किया गया। अब कैसे, पहले तो जीन आइसोलेशन हुआ, फिर क्लोनिंग किया गया वेक्टर में, वेक्टर गया होस्ट सेल के पास, होस्ट सेल के इंसुलिन बना, उसको प्यूरिफाई किया, देन उसको असेंबल करके इंसुलिन बनाया गया। ठीक है, यही सेम चीज़ हर जगह हो रही है। अब आपके जीन एनकोडिंग इंसुलिन में 2 सब यूनिट हैं, 2 सब यूनिट में A B चेन आती हैं, उनको आइसोलेट कर लिया गया। अब आइसोलेट करने के बाद डायरेक्ट जीन को वेक्टर में डाला गया, इंसर्ट कर दिया गया सेपरेट प्लाज्मिड्स में। अब जब उनको अलग अलग किया गया, आपका होस्ट सेल एक्सप्रेशन था, जो प्लाज्मिड था उसको ई कोलाई या ईस्ट में इंट्रोड्यूस किया। अब प्लाज्मिड वेक्टर भी तो आया, होस्ट सेल में आ गया। होस्ट सेल में जब वो एक्सप्रेस हुआ, उन्होंने इंसुलिन सब यूनिट्स बनानी शुरू कर दी। सब यूनिट्स बनाई, उनको प्योरीफाइड फॉर्म में वो मिल गया, उन्होंने उनको अलग कर दिया। ठीक है, उसको निकाल लिया और एक फॉर्मल या आप ऐसे समझिए फंक्शनल इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ इसके थ्रू। इस तरीके से हमारा rDNA टेक की वजह से इंसुलिन बना। एडवांटेज क्या है, देखो ये डिट्टो होता है, मतलब आइडेंटिकल रहता है ह्यूमन इंसुलिन से, जिसका काम है एलर्जिक रिएक्शन को कम करना। डिट्टो कॉपी एक जैसे ही है, कोई ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन नहीं था जो एनिमल पेनक्रियास की वजह से हो रहा, तो ये एडवांटेजेस था। कंसिस्टेंट क्वालिटी रहती है, अगर आप कंपेयर करोगे एनिमल पेनक्रियास या एनिमल से जो इंसुलिन आई थी ना, तो उससे क्वालिटी में अप एंड डाउन नहीं होता, सेम रहता है। लार्ज स्केल पर हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस हिसाब से इस टाइम पर डायबिटिक पेशेंट की अवेलेबिलिटी है, मतलब इतने डायबिटिक पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक आप सोच नहीं सकते। वैसे तो सोच सकते हो, बहुत लोग हर घर में 1-2 को है डायबिटीज़, ऐसा हो गया। कमर्शियल प्रोडक्शन एग्जाम्पल, आपका जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन था, ह्यूमुलिन, वो प्रोड्यूस किया गया था जीन टेक इन कोलैबोरेशन विद एली लिली इन 1982। कब हुआ था, देखो 1982 में ह्यूमुलिन, जिन्होंने किससे प्रोड्यूस किया गया था, जेनटेक इन कोलैबोरेशन विद इली लिली 1982। क्या ट्रीट कर रहे थे, उसको यूज़ किया गया था डायबिटीज़। इंसुलिन तो भाई डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ किया गया है। फिर PCR, अब पहले आई थिंक किसी ने नहीं इतना सुना होगा PCR के बारे में। जब कोविड-19 आया तो क्या हुआ था कि PCR टेस्ट कराओ। तो PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल या बायोलॉजी टेक्निक की तरह। ठीक है, आप ऐसे समझिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है, जिसकी वजह से आपके DNA फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनेगा हमारे DNA का। आप ऐसे सोचो, ये आपका एक ओरिजिनल DNA है, अब ये DNA प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड्स इधर हो गए साइड में, अब इनका डीनेचुरेशन हुआ, तो एनीलिंग हुई, देन एक्सटेंशन हुआ, मतलब ये सारे फॉर्म्स हैं, किस तरीके से चेंजेस आते हैं वो हम एक बाद में पढ़ेंगे। बट ऐसे समझ लेते हैं कि PCR ना हमारा एक मॉलिक्यूलर लेवल पर बात चल रही है। मॉलिक्यूलर लेवल पे हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर DNA को या DNA फ्रेगमेंट को उठाएंगे और उसमें थोड़ा सा जो भी एम्प्लीफिकेशन होगा उसको चेक करेंगे कि वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बना देगा आगे जाके DNA का। मतलब चेंजेस हो रहे हैं, एम्प्लीफाई होगी कोई चीज़ तो बदलाव तो आएंगे, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी। ये कैरी म्यूलिस थे, उन्होंने डेवलप किया था, वो डेवलप किए थे इसको, एंड सिंस देन वो एक एसेंशियल टूल बन गया, बहुत स्पेसिफिक या आप ऐसे समझिए बहुत इम्पॉर्टेंट टूल था बायोलॉजिकल रिसर्च में, मेडिकल डायग्नोस्टिक में और फॉरेंसिक एनालिसिस में। तो ये बहुत लाइक आप समझ लो, अब कोविड-19 के टाइम पे PCR हुआ, इसके बिना कुछ नहीं चलेगा, तो कितना इम्पॉर्टेंट और कितना एसेंशियल हो गया उसके बाद। वाई PCR इज़ इम्पॉर्टेंट, PCR क्यों ज़रूरी है? देखो बहुत सारे एडवांटेज है जिसमें हमें ज़रूरी है, कुछ साइंटिफिक फील्ड में, कुछ मेडिकल फील्ड में। सबसे पहले तो हाईली सेंसिटिव रहता है, ये आपके एक सिंगल DNA मॉलिक्यूल को भी एम्प्लीफाई कर सकता है। PCR जो है हाईली सेंसिटिव है, कैन एम्प्लीफाई इवन अ सिंगल DNA मॉलिक्यूल। रैपिड रहता है, इसमें आप मिलियंस ऑफ DNA कॉपीज़ जो हैं जनरेट हो सकते हैं विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर ही बहुत सारे मिलियन कॉपी आ जाती हैं DNA के
स्पेसिफिक रहता है, टारगेट और एम्पलीफाई इसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक या डिजायर्ड जो हमें चाहिए उस डीएनए सीक्वेंस पे होगा। वर्सेटाइल है, आप इसको बहुत सारी फील्ड में यूज़ कर सकते हो या यूज़ किया जाता है अभी इसको फॉरेंसिक में, मेडिकल डायग्नोसिस, जेनेटिक रिसर्च में। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमारा पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, वो मिमिक करता है नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन को, मतलब एक तरीके से मिमिकिंग एक्टिविटी है इसकी। और बट अगर इसको कंट्रोल लैब इन्वायरमेंट में देखा जाए तो टेम्परेचर साइकिल और हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके हम इसको वर्क करते हैं। ये पीसीआर है, तब क्या होता था, आरटी-पीसीआर हुआ था इफ यू रिमेम्बर। तो उसमें क्या चीज़ थी, ओके ये थोड़ा सा आउट ऑफ थिंग है बट समझो। जैसे क्या हुआ था, उसमें सबसे पहले उन्होंने वायरस को क्या किया था, वायरस का जो आरएनए था उसको कन्वर्ट किया था डीएनए में। अब डीएनए में कन्वर्ट करके उन्होंने उसके स्पेसिफिक डीएनए को एम्पलीफाई कर दिया था। उस स्पेसिफिक डीएनए का जो सीक्वेंस था ना, उसको एम्पलीफाई करके किस प्रोसेस से, जैसे हीटिंग हुआ था और कूलिंग हुआ था, तो क्या हुआ था, उससे एक तरीके से एम्पलीफाई होने के बाद सीक्वेंस बहुत ज़्यादा बन गए थे। ठीक है, एम्पलीफाई हो गया। देन क्या किया उन्होंने, फाइनली वो डिटेक्ट कर पाए थे कि वायरस है या नहीं फ्लोरोसेंस की हेल्प से। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हुआ था आरटी-पीसीआर के टाइम पे। तो आपका जो पीसीआर है वो एक तरीके से नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन को मिमिक करता है। ठीक है, कि रेप्लिकेशन हो रहा है, बहुत सारे मिलियंस और बन जाते हैं ना डीएनए, इसी तरीके से रेप्लिकेशन होगा। बट अगर आप देखा जाए उसको कंट्रोल लैब इन्वायरमेंट में, तो हम टेम्परेचर और हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके ये सब कर सकते हैं, लाइक रेप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी जो हमारा ऊपर था ये है, अब ये ओरिजिनल डीएनए है, इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है। अगर इसको हीटिंग कूलिंग के थ्रू किया जाए तो डीनेचुरेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, कुछ पार्ट्स मिलते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलते हैं, देन उनको यूज़ किया जाता है, फिर उसको एक्सटेंड किया जाता है। ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं लोग, मिमिक करते हैं, नेचुरली तो नहीं कर रहे हैं बट है तो वो एक तरीके से अलग ना। अब मेन कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए होता है, डीएनए के अंदर सीक्वेंस है उसको एम्पलीफाई कर देंगे। प्राइमर यूज करेंगे, आपके जो शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सीक्वेंस आएगा वो आपके बाइंड हो जाते हैं, किससे, टारगेट डीएनए से बाइंड होते हैं। फिर एंजाइम को यूज किया जाएगा जिससे कि क्या हो, आपका एक नया डीएनए स्ट्रैंड आ सके। फिर डीएनए स्ट्रैंड के बाद एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करके बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, एक न्यू स्ट्रैंड का जो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह उसको यूज करेंगे, और ऑप्टिमल कंडीशन के लिए एंजाइम एक्टिविटी को देखने के लिए उसको मेंटेन करते हैं। बफर सॉल्यूशन इसीलिए है कि जिससे कि एक मेंटेन बना रहे आपका, या मेंटेन होता रहे एंजाइम एक्टिविटी के लिए उसकी कंडीशंस। टाइप्स ऑफ पीसीआर होते हैं। अब ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर कोविड-19 में यूज़ हुआ था। अब बहुत टाइप के पीसीआर हैं, जैसे स्टैंडर्ड, रियल टाइम, नेस्टेड, मल्टीप्लेक्स, डिजिटल। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पीसीआर हैं। स्टैंडर्ड पीसीआर जो होता है बहुत कॉमन टाइप का है, जिसमें आपके टारगेट डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई किया जाता है। रियल टाइम पीसीआर जो होता है, क्यूपीसीआर, उसका काम है कि जो डीएनए रियल टाइम में उसको डिटेक्ट कर सकें और क्वांटिफाई कर सकें। कैसे, जो आपके जीन एक्सप्रेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, यूज़फुल है जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में, वायरल लोड डिटर्मिनेशन में, जेनेटिक टेस्टिंग में, ये सारी रियल टाइम पीसीआर को यूज़ किया जाता है। नेस्टेड पीसीआर है जिसमें 2 स्टेज के प्रोसेस होते हैं, नेस्टेड प्राइमर्स, जिससे कि स्पेसिफिसिटी अच्छी हो सके, इम्प्रूव हो सके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, आरटी-पीसीआर जो था वो आरएनए को एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बनाता है, सीडीएनए। एम्पलीफिकेशन से पहले, एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद एम्पलीफिकेशन होगा, और जिसकी वजह से ये पता चलता है, लाइक डिटेक्ट कर सकता है जीन एक्सप्रेशन को, अलाउ करता है कि जीन एक्सप्रेशन डिटेक्शन हो सके आरटी-पीसीआर के थ्रू। मल्टीप्लेक्स पीसीआर है जिसमें एम्पलीफाई किया जाएगा, जो आपका मल्टीपल टारगेट डीएनए सीक्वेंस है ना, उसको एम्पलीफाई कर दिया जाएगा एक सिंगल रिएक्शन में मल्टीपल प्राइमर सेट्स यूज करके। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पीसीआर हैं। अब डिजिटल पीसीआर में, डिजिटल पीसीआर में पार्टीशन होती है डीएनए सैंपल की मल्टीपल रिएक्शन में, कि जिससे कि एक प्रिसाइज डीएनए क्वांटिफिकेशन हो सके। स्टेप्स क्या आते हैं, आपका जो पीसीआर है, पीसीआर में 3 स्टेप्स है, ठीक है। फिर उसके बाद वो रिपीट होता है साइकिल में, जिससे कि एम्पलीफाई हो सके
डीएनए। सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा 95 डिग्री सेल्सियस पे, जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसको हीट करके उसके स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया जाएगा। एनेलिंग 50 to 65 डिग्री सेल्सियस पर होगा। जो प्राइमर है वो बाइंड करेगा टेम्पलेट डीएनए से एक स्पेसिफिक साइट पर, तो मेक श्योर करता है, लाइक मार्क करता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है किसी भी टारगेट सीक्वेंस का। एक्सटेंशन होगा, वहाँ पे जो एंजाइम है ना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके डीएनए स्ट्रैंड को बढ़ा देता है। ये एक्सटेंशन में होता है और यही साइकिल रिपीट होती है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। ये जो साइकिल है ना, ये रिपीट होती है 20-40 साइकिल्स में, और इससे क्या होगा, डीएनए का जो अमाउंट है एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता चला जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा हमारी बहुत लार्ज क्वांटिटी में आएगा एम्पलीफाइड डीएनए में, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेडिकल पर्पसेस के लिए, कोई जेनेटिक डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको डिटेक्ट कर सकें। कोई वायरल इन्फेक्शन है जैसे कोविड-19 है, HIV है, तब हम PCR को यूज़ करते हैं। फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन क्लोनिंग, म्यूटेशन एनालिसिस। पैटर्निटी टेस्ट में बायोलॉजिकल अगर रिलेशनशिप चेक करनी है पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग के बीच में, देन पैटर्निटी टेस्टिंग होती है। सुना होगा कि लाइक टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट करा लो, ये सही है या नहीं, इस तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से PCR को यूज़ किया जाता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।